भाई मैं आई थी अपनी बिरयानी लेने के लिए। यहाँ से मैंने बिरयानी ली और ये बिरयानी वाला है नेकरवानी प्रमोशन दफा जा। ये देखो ये बिरयानी वाला है और ये चौक में इसकी शॉप है यहाँ पे। ये देखो हाँ ये बिरयानी हाँ दे दी ना मैंने तुम्हें। ऑनलाइन नहीं किया मैंने अभी, नहीं तुम्हें दिखाया 50 रुपये ऑनलाइन किया। तो अभी मैंने यहाँ से ये फार्चून होटल है सामने, इसके सामने ही है बिरयानी वाला। और यहाँ पे देखिए ये लगाता है भैया वो जूस नहीं शेक्स वगैरह लगाता है, जूस भी लगाता है। ये देखो पिछले साल बड़ी सजाई हुई थी और इस साल लुड़पाड़ी हो गई है इसकी। हेलो कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। अच्छे से। क्या क्या लगाया आपने? जूस है, शेक्स है। शेक किस किस का है? शेक बनाना शेक है, पपाया है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है। अच्छा क्या रेट रखे हुए हैं? सबके नॉर्मल प्राइस है 60 से स्टार्ट है। जी। हाँ गिलास भी तो बड़े बड़े हैं। जी। जूस भी रखा हुआ। वैसे गाइस अगर कोई आता है जूस पीने के लिए इसके पास कतई मत आइए जूस पीने, खाली शेक पीने आना, क्योंकि शेक बहुत अच्छा बनाता है ये। तो बस मेरी रेडी के बिल्कुल सामने ये फार्चून के गेट पे है ना, फार्चून के गेट पे। तो चलिए बाय फिर हम भी जाते हैं अपनी रेडी की। और यहाँ पे ये लगाते, पिछले साल भी लगाते थे ना, तो फिर इन्होंने सर्दियों में बंद कर दिया था। पीछे से गाड़ी आ रही है, ऐसा ना मुझे वो कांधे पे उठा के ले जाए। पहले भी मैं जब जा रही थी ना तब इतना स्टॉप फास्ट वहाँ से आ रही थी ना गाड़ी, मैं दौड़ के गई। बेचारा गाड़ी वाला ही डर गया, वो बोला पागल लड़की है ये। तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है इस वक्त, ठंडा ठंडा मौसम है। इसलिए मैं खुद ही गई बिरयानी लेने के लिए। कुलचे वाले भैया को भेजती हूँ, आया नहीं, मुझे लगी हुई है भूख, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। मंडी में 1 कप चाय पिया था, उससे क्या ही होता है। हाँ वैसे मैंने नारियल भी वहाँ पे पिया था, मगर कच्चा नारियल पियो ना छोटा, ऐसे वॉमिटिंग का वो हो जाता है। बट वो अच्छा सेहत के लिए अच्छा होता है। जो कच्चा नारियल होता है छोटा, वो सेहत के लिए अच्छा होता है और उसमें पानी भी काफ़ी होता है। और व्यू कुछ ऐसा है, अर्ली टाइम सामने है और यहाँ आज पौधे भी कटे हुए हैं। वो मेरी लोकेशन है अपनी। तो देखो घोड़े वाला आकर घोड़े ने लात मारी ना, पता नहीं किधर मरना है मैंने जाके। ये व्यू, काले काले से बादल और ये आइसक्रीम वाला। हेलो चाचा कैसे हो? वीडियो देखते हो मेरी? देखता हूँ। कब देखता हूँ? नॉर्मल देखता हूँ, जब छोड़ते हो तब आता हूँ। यूट्यूब पे देखती हो या इंस्टा पे? मैं ज़्यादा तो इंस्टाग्राम पे, ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। तो ये है अपने गरीबों की रेडी। हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। तोबा तोबा गर्मी से यार, गर्मी ने इतना सताया हुआ है ना, काम ज़रा भी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर हो रहा है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। सो मेरा नाम शहनाज अख्तर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। पीछे से कोई जा रहे थे, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैर वाक़िफ़ से होंगे, तंदुरुस्ती से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने जुबान में रखें, खुश और आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्ती से रहें। तो फ़िलहाल का मौसम जो है, मौसम थोड़ा सा बादल वाला हो गया और मौसम थोड़ा ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाकी यहाँ पे देखिए ये फूल जो पिछले साल मैं आपको दिखाती थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे फिर से आए हुए हैं माशाल्लाह से। ये बोरी मैंने सुखाने को डाली और ये देखिए पार्क पे जैसे पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो बस फिलहाल के लिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए बस थोड़ा काम हल्का हल्का सा है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने मौसमी छिल के रखी हुई है, पाइनएप्पल काट के रखा हुआ है, पपीता काट के, पपीता भी रखा हुआ है ऊपर और अच्छा है, गाड़ी का पका हुआ है। और बाकी व्यू कुछ ऐसा है, देखिए बादल ही बादल है, एकदम से बादल आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। मौसम ठंडा है लेकिन देखिए ज़रा कैसा क्या रहता है पूरा दिन के। अब 4 बज चुके हैं, 4 बजने वाले हैं, तो देखिए ज़रा क्या रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बांटा लगाया हुआ है। मौसम कुछ थोड़ा ऐसे ही है, बट मौसम ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ठंडा मौसम है। अभी मेरे पास आए थे भद्रवाह से मेरे कुछ सब्सक्राइबर,
बहुत प्यारे, बहुत स्वीट, अल्लाह सलामत रखे उनको। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के। तो बस कंटिन्यू कर रहे हैं, हम देखते हैं आगे की क्या रूटीन होगी, आपके साथ हम शेयर करेंगे। बने रहें मेरे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं क्या होता है। क्या कहना चाहोगे? बस चलो सोते आराम से कमरे में। अच्छा, सोने जा रहे हो? एक कालू तू क्या बोलेगा? कल मैं तो जा रहा हूँ कमरे में सोने। कमरे में सोने ही जा रहा है। वो देखो मैनेजर का हाल देखो गाइस, बाइक चलानी नहीं आती है। मैनेजर व्हाट हैपेंड? ये क्या है? क्या है ये? नहीं है क्या गाइस? वैसे बारिश लग चुकी है माशाल्लाह से, काफी मौसम अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने यहाँ पे छाता भी लगा दिया। अभी मैंने छाता भी लगा दिया जिसको मैंने बंद कर दिया था, और काफी ज्यादा अच्छा। और इसकी स्विफ्ट जा रही है देखो। ओए गाड़ी को लगेगी पागल, कैसे पागल बंदा है ये। वैसे फिलहाल बारिश लग चुकी है माशाल्लाह से। देखिए रोड पे, रोड पूरा भीग गया। ये देखो, ये देखो। चलिए जी, आज का व्लॉग लगी हूँ मैं एंड करने, और एंड करने से पहले कुछ 2-4 बातें करते हैं। बात करते हैं हम इरफत की आज फिर से। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं जब भी मतलब इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये टॉपिक ना आए, लेकिन फिर से हमेशा वो टॉपिक आ ही जाता है। जब मैं घर गई थी तो मैंने डैडी को बहुत बार बोला कि डैडी इरफत को भेज दो जम्मू। मतलब कि जितने दिन मैं वहाँ रही, वहाँ उतने दिन मैं कंटिन्यू डैडी को बोलती रही, आप इरफत को जम्मू भेज दो। यहाँ पे मतलब कि ये इस पे मतलब मार पिटाई जो भी है घर का बड़ा स्यापा चलता उसका। डैडी ने नहीं माना, बोला नहीं जी बच्चे ख़राब हो जाते हैं, फिर ऐसा हो जाता वैसा हो जाता है। वही अपनी सोच जो होती, पुरानी सोचें, ये कभी नहीं जाएंगी। मतलब कि अगर एक इंसान गलत करता है तो उसके बाद में सबको ही गलत करार दिया जाता है। जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, चलो मैंने तो जैसे तैसे झेल लिया, मैं अपना दिहाड़ी लगा रही हूँ, हर दिन हिम्मत हारती हूँ और हर दिन मैं अपना हिम्मत करती हूँ सुबह कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। वरना कोई और हो तो ऐसी धूप में और रोड पे खड़े, उसकी हिम्मत नहीं रहने की। बहुत सारे लोग करते हैं काम, मगर वो उनको आदत होती है। हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की ऐसे रोड पे तो नहीं कर सकती है। हाँ बहुत सारी होती है, करती भी है बेचारी, जो मजबूरी मतलब जिनकी मजबूरी होती है वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही हर किसी की हिम्मत नहीं होती। मैंने बोला डैडी को कि आपको ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ भी चाहिए मैं खुद कर लूँगी, इतना सारा मैं कमा सकती हूँ, अगर अपना नहीं तो इसका ज़रूर करूँगी। डैडी ने नहीं माना। फिर मैंने सोचा कि यार देखो डैडी है यहाँ पे, उसको भी खाना देने वाला कोई नहीं है, कौन देगा उसको खाना? अपनी बेटी उसी को बोलेगा, बाकी बहू शहू कोई किसी की नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप डैडी के साथ ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर वही बहसबाजी हो जाती है। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए क्या हो जाए इस चीज़ का हमें कोई इल्म नहीं होता है। तो एक बाप ही तो बचा हुआ है, माँ तो पहले से ही चला गई है, तो बाप का भी दिल दुखी करें तो अल्लाह कहाँ आबाद करेगा हमें। बस इस चीज़ पे फिर मैं चुप रही, मैंने कहा कोई बात नहीं। मगर मैं डैडी को ये बोल के आई, इसके स्कूल के दिन नहीं टूटने चाहिए और ज़्यादा मतलब इसके ऊपर टॉर्चर मत करो। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब डैडी चला गया है ऊपर, वहाँ पे धार पे माल लेके, कुछ भेड़े वेड़े ली हुई हैं, पता नहीं अभी इतना जल्दी क्या था जाने का। चलो ठीक है गया। डैडी को बोला मैंने माल बेच दो, आपको ज़रूरत नहीं रखने की, किस लिए आपने रखने? अगर आपके बेटे ही नहीं रख रहे हैं, उन्हीं को ज़रूरत नहीं है, आप क्यों रख रहे हो? लेकिन वो ये कि उसको आदत है, वो घर में नहीं। अब मेरे चाचू हैं, उनकी शादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी उसने बेल रखे हुए हैं, भेड़ें रखी हुई है, भैंस रखी हुई है। तो मतलब कि नहीं आदत, स्टार्टिंग से जब उन्होंने माल रखा हुआ है, उनको बैठने की आदत नहीं है। ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़िम्मेदारी करते हैं, माल मवेशी रखा हुआ है। और मतलब मैं बताऊं, गेहूं की जो शूब होती है, गेहूं में जो हालात होते हैं, जो मतलब कि एक शूब होती है, घर में कुछ होता है, होना चाहिए। जैसे हम मार्केट में गए, दुकान से दूध लेके आए, ऐसे गेहूं में नहीं होता है। वहाँ पे खुद का नेचुरल घर का दूध होता है, और बहुत मतलब वहाँ पे माना जाता है कि जिसके घर में दूध घी अपना घर का हो, उसको मतलब माना जाता है कि नहीं यार ये तो बड़ा मतलब वो है। और हमारे घर में गागरों की तरह घी होता था, अब तो नहीं है। लेकिन जब पहले होते थे ना हमारे पास भैंसे, इतनी ना 50-50 kg वाली गागरें भर के घी होता था। लोग डर जाते थे हमारे घर में। जब हमारे रिश्तेदार आते थे, हमारा चाचू एक पोगल का,
उसने लाया था अब्बा जी को। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। जो रामबन के अब्बा जी हैं वो अब गुजर गए हैं, अल्लाह उनको मगफिरत करे। उसको लाया घर पे और बर्तन से ढक्कन उठा उठा के दिखा रहा है, बोला देखो इनके घर पे कितना घी है। तब मेरे अब्बा जी ने उनको डांटा, बोला कि ख़ानदानी जो होते हैं उनके घर पे हर चीज़ होती है, कोई मतलब बगैर ख़ानदान के नहीं है कि इनके घर में कोई चीज़ ना हो। वो चीज़ है, हमारे घरों में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है। हमारे घरों में साल साल का मटेरियल पड़ता है एक ही बार, फिर हमें साल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मार्केट। ये हमारा एक ख़ानदानी सिस्टम है, एक रिवाज है। तो ये चीज़ें हैं, हमारी घर में हर चीज़ होता था, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अब जब से मेरे भाइयों पे पड़ा तब से तो वो कंगाल हो गए। चलो उनकी जो भी है। अब मेरे बाप को ये चीज़ें नहीं देखी जाती क्योंकि उसके दौर में कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। अब वो बेचारा कमाने के लायक नहीं रहा, बुजुर्ग है, क्या करेगा। अब देखो क्या ही बोल सकते हैं बाप को, क्या करेगा वो बेचारा। वो चला गया माल लेके, ऊपर नहीं रहा जाता उसको बिना माल के, चला गया। ठीक है जी, चला गया, नहीं रहा जाता, कोई बात नहीं, गया। अब छोटी लड़की वो स्कूल जाती है। उस दिन पिछले व्लॉग में मैंने बोला था इरफत गई है उधमपुर भाभी के साथ में, तो मुझे नहीं पूछा, डैडी को नहीं पता, भाई ने अपनी मर्जी से भेज दी। उसकी बीवी जा रही थी मायके में। भाई तू अपनी बीवी को लेके जा, तो क्यों परेशान कर रहा है लड़की को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, बस अपनी फैमिली की प्राइवेसी वहाँ रखो, यहाँ रखो। भाई ऐसे प्राइवेसी कोई नहीं सुन रहा है। कम से कम अगर वीडियो देखे कोई तो कम अगर समझा पाए तो समझा सकते, बाकी मेरी तो बस हो गई। अब मैं फिर वही गाली गलोच पे बात आ जाती है, वही हो जाता है। तो कितना ही अभी तक मैंने उनको बहुत पढ़ा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उधर भेजा, उधर से वापस आई, उधर भी कहीं वो उसको गाली गलोच करती रही। उसकी बहनें हैं कोई, वो उसको बोले तो ये सामान उठा, वो उठा, तो कोई नौकर नहीं है वो किसी की। दूसरी बात है, भाभी कह रही है कि मेरे बच्चों को नहीं उठाया, तो तेरे बच्चों की नौकर इरफत नहीं है, उसने तुझे नहीं बोला तो पैदा कर, ठीक है। बच्चे तेरे हैं, तेरे हस्बैंड के हैं, तुम आप इसमें देखो, तुम उस लड़की पे टॉर्चर मत करो। अब आई रात वाली कहीं बात, मुझे तो नहीं पता। मुझे दूसरी वाली सिस्टर ने फ़ोन किया, जो मोहर वाली सिस्टर है उसने मुझे फ़ोन किया। अभी जब मैं क्लोज़ कर रही थी 8:30 बजे की बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अब मैंने सोचा कि मतलब अंदर से दिल में फ़ील हुआ कि कोई मसला है, इसीलिए इतनी रात, मतलब 8 बजे के बाद मैं बताऊँ कोई भी मुझे फ़ोन नहीं करता है। 8 बजे क्या, शाम को 6-7 बजे के बाद घर वाले कभी नहीं करेंगे फ़ोन, कभी कोई इमरजेंसी हो तब, अदरवाइज़ नहीं। उनको पता है वो फ़ोन नहीं उठाएगी या फिर गुस्सा हो जाएगी, उनको पता है गुस्सा हो जाती है। तो क्या हुआ, मैंने उठाया फ़ोन, मैं क्लोज़ कर रही थी। मैं कहा हाँ जी बोलो, तो बस ऐसे दुआ सलाम हाल चाल। फिर बोला आपको घर से फ़ोन आया? मैं कहा नहीं मुझे तो नहीं आया। बोला इरफत का? मैं कहा मैंने किया था कल, तो उसको फ़ोन नहीं लगा, उसके बाद टाइम नहीं लगा। अच्छा जी। बोला ऐसे ऐसे उसको भाभी ने मारा है। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई कि ऐसे कैसे कर सकती है वो, क्यों उस पर हाथ उठाएगी, उसका क्या राइट बनता है, भाभी का क्या हक बनता है छोटी लड़की पे हाथ उठाने का, वो कौन होती है, उसको किसने ये राइट दिया। बोला उसको 4-5 कहीं थप्पड़ मारे हुए हैं। फिर मैंने इरफत को फ़ोन किया, वो भी रोने लगी। बोला मैं दीदी के घर पे हूँ, ऐसे ऐसे। बोला सुबह जी फिर भाभी मतलब बच्चे छोड़ के भागे, गलती भी वो करे और बच्चे छोड़ के भी वो भागे। अब मैंने बोला भाई को, भाई उनको मतलब वो तो मेरे से बात नहीं करता ना, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने जीजू को फ़ोन किया, एक काम करो आप उसको बोलो डाइवोर्स दे दे, अगर वो बसना नहीं चाहती, उसने कोई और देखा हुआ है, डाइवोर्स दे दो, दफ़ा करो, गन मुकाओ, बच्चे हैं, बच्चे को पाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम 2.5 महीने की लड़की को पाल सकते हैं तो हम वहाँ पे उन बच्चों को भी पाल सकते हैं। जो औरत बच्चे छोड़ के पहले 1 साल कोर्ट में लगा के रखा पति को, आज बच्चे छोड़ के भाग रही है, तो इसका मतलब कोई तो रीज़न है ना, कोई तो मतलब है, कोई शय दे रहा है उसको। बस मेरा मतलब यही है कि तू क्यों इरफत पे हाथ उठाएगी, तू होती कौन है उस पे हाथ उठाने की। अब मेरी बात नहीं हो रही है उसके साथ। अब देखो यार, मैं भी इतनी अमीर नहीं हूँ ना, मेरा इतना बड़ा काम है कि मैं रोज़ रोज़ घर के चोचलों में पढ़ूँ, रोज़ रोज़ घर जाऊँ। अब मुझे आप ही लोग बताओ, मैं बाप की सुनूँ, मैं किसकी सुनूँ। मैं फंस गई हूँ सेंटर में, ना मैं मरने की रही हूँ ना मैं जीने की रही हूँ। खुदा की कसम, अगर इरफत नहीं होती मैं आज से पहले पता नहीं कब की जम्मू छोड़ चुकी होती। मैं जम्मू में रहती नहीं, मेरा कोई मन ही नहीं आ रहने का, मैं कहीं बाहर निकल गई होती कसम से।
अब मैं उसके पीछे फंसी हुई हूँ कि मैं क्या करूँ। अब मुझे बताओ, माँ नहीं है उसके सर पे, कोई नहीं है, डैडी के साथ भी क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ डैडी को। अब मैंने उसी को, जमीला को फ़ोन किया था जो दूसरी सिस्टर है, मैंने कहा आप जाओ कल। बोला मैंने डैडी को फ़ोन करके बोला हुआ है, उसने बोला आप इरफत को इधर बुलाओ, मैं पूछूंगा फिर मैं जाऊंगा नीचे। अब मैंने डैडी को बोला कि अगर, अब मेरा सवाल ये भाई से है, उससे बात नहीं करती, वीडियो शायद वो देखते हैं। अब मेरा सवाल उससे है कि भाई तू मुझे बता, तेरी बीवी है, अगर तेरी बीवी तुझे नहीं मानती तो वो किसको मानेगी? अगर तेरी बीवी तुझे नहीं मानती है तो वो किसको मानेगी? अगर वो तेरे को नहीं मानती, तेरे को कुत्ता बोलती है या कुछ भी बोलती है, तो उसके माँ बाप को सुना ना। अगर उसका माँ बाप नहीं सुनता है तो एक काम कर, डाइवोर्स दे दे उसको, आगे मैं हैंडल कर लूँगी, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तो उसको तलाक दे दे, दूसरी शादी करनी है, बहुत सारी लड़कियां हैं, मिल जाएंगी, शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी पल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वही है ना, बोलते गंदे नाली की कीड़ा जो होता है वो गंदी नाली का ही रहता है। मैंने गरीब समझ के शादी करवाई थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये गरीब नहीं है, ये जालिम गरीब है, ये जलील गरीब है। मुझे ये चीज़ का नहीं पता था। ग्रह आए, मुझे किस्मत, मुझे पता नहीं कब वहाँ लेके गई थी। अब क्या बोलूँ मैं रामबन के भाइयों को, उनको भी नहीं कुछ बोल सकती हूँ। इरशाद को ही मैंने सबसे पहले बोला था, उसने बोला यार शनाज ठीक है, ऐसे है। मैं उन पे भरोसा करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, वो कभी मेरे लिए बुरा नहीं चाहते हैं, ना चाहेंगे कभी भी। अगर मुझे पानी की ज़रूरत होती है ना, उनको मैं एक फ़ोन भी करूँगी, वो ना अपना खून दे देंगे। मुझे उन पे भरोसा है, लेकिन मैं कभी भी उनको ऐसी कोई बात नहीं सुनाती हूँ। अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े, कभी कोई भी मसला हो, मैं अपने तक रखती हूँ, मैं किसी तक नहीं उसको जाने देती हूँ। अब उनको क्या करूँ मैं, उन भाइयों की बात नहीं डाल सकती थी। मैंने सोचा सच में यार अब गले से पकड़े गए हैं। लेकिन अब मैं भाई को पूछती हूँ, तेरे सामने तेरी बीवी ने बहन पे हाथ उठाया, क्या तेरे हाथ टूटे हुए थे? हाँ, फिर वो कोर्ट में जाए, वो फिर पुलिस में जाए, फिर मैं भी आऊंगी ना वहां पे कि उसको मैं जज को पूछती हूँ कि तू अगर उसकी सुनता है तो मुझे बता, ये औरत एक बच्ची पे हाथ उठाएगी, किसने इसको राइट दिया? यार देखो, अगर तुम्हें बच्चे पैदा करने का शौक है तो तुम पालने का भी शौक रखो ना। तुम्हें कोई बच्चे पाल के देगा? तुम्हें पड़ोसी बच्चे पाल के देंगे? भाई साहब, उस औरत ने न माल को देखना है, न घर को देखना, न खाना बनाना, न कुछ। वो लड़की पानी जाने, खाना जाने, माल जाने, जो भी है सब वो करेगी। अब मैं जितने दिन रही घर पे, अब शायद मेरे सामने उसने दिखावा किया, मेरे सामने सब काम लगी करने, वो जैसे मैं निकली वैसे वो हालात हो गए। अब उसकी जो माँ है, दल्ली है वो, उसकी माँ जो है वो दल्ली है, बाप भी दल्ला था ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दल्ली जो है वो उसकी माँ है। अगर उसकी बेटी या उसका कोई भी मेरी वीडियोस देखता है तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आपकी माँ जो है वो एक नंबर की दल्ली है। उसको शर्म नहीं आई, खुद किसी की लड़की भगा के लाई उसके लड़के ने, और एक रात थाने में निकाल के आई। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मैं यही कहूँगी, यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं इतना ही बताऊँगी कि अपनी लड़की को समझाओ। दूसरी बात, मैं अपने भाई को ये मैसेज देना चाहती हूँ, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ के गवाह हो कि तुम अपनी बीवी को समझाओ या छोड़ दो। अगर रखनी है तो फिर हिसाब से रखो, अगर नहीं रखनी है तो फिर मुझे बताओ, मैं आती हूँ घर में, करती हूँ तुम लोगों का इलाज। लेकिन आप ही लोग मुझे बताओ, इरफत को क्यों मारना था? उस पर क्यों हाथ उठाना था? उसको किसने हक दिया था हाथ उठाने का? अब तुम ही लोग मुझे बताओ यार, मैं बीच चौराहे में फंस गई हूँ। मैं किस कब्र में जाऊँ? मैं किसकी सुनूं, किसको बोलूं? 2 दिन नहीं हुए होते हैं, तीसरे दिन कोई खबर आ जाती, आज इरफत के साथ ये हो गया, वो हो गया, इधर लाओ, डैडी नहीं राजी। अब यार अपनी मर्जी में कैसे करूं? अपने लिए मैंने लड़ा, अपने लिए मैं निकली, इधर बदर कर दिया अपना आप। मैं ना अल्लाह की कसम है, आप सब लोगों को ये चीज़ें नहीं बता सकती मैं किस दुख से गुजर रही हूँ, मेरे पे क्या बीतती है, मैं नहीं बता सकती यार। अपने दिल का दर्द मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बताना चाहती हूँ। मैं कभी बीच में थोड़ा सा ये वो बोल दिया, आप लोगों को लगता है इसने सब बोल दिया। जब मैं अपने दिल के दर्द खोलूँगी न, अल्लाह की कसम आप लोग रोओगे, मगर मैं नहीं चाहती हूँ। बट इरफत के साथ में जुल्म ही जुल्म हो रहा है, जुल्म ही जुल्म हो रहा है। आप मुझे बताओ, मैं किस खुदाई जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे उसको वहाँ से निकालूं, उस जहन्नुम से कैसे क्या निकालूं?
अब मेरे बाप को कौन मनाएगा जाके कि भाई तू इस लड़की को यहाँ से निकाल निकाल। वो भी नहीं मानता, वो भी नहीं मानते हैं। अभी पता है मैं कितना, मेरा दिमाग फट गया था। आधे लोगों ने सुना जब मैं ज़ोर ज़ोर से बात करते आ रही थी। काम बड़ी मुश्किल से मैंने बंद किया, रेडी लगाई और निकल आया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उस बंदी को इतनी सारी शर्म नहीं आई कि तू क्यों उस छोटी बच्ची पे हाथ उठा रही है, तेरे बाप की नौकर है। तुमने मतलब क्या, अगर तुम्हें इतना ही नौकर चाहिए तो घर में बहनें हैं, उनको लाओ, रखो नौकर। हाँ, रखो नौकर वहाँ पे। तुम किसी की बच्ची पे हाथ उठा रही हो। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी सी बड़ी बीमारी निकाले, तुम ला इलाज मरो। अब अगर मैं घर गई, मेरे से हो जाना है पंगा। मैंने पकड़ के ना चूंडे से उसको पूरी उधर ना खेत में घुमाना है। उसको मैंने वो चांटे मारने ना, पूछ पूछ के उसको पता चलेगा कितने आने 100 होता है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसी कोई हरकत करूँ, ठीक है ना। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया हुआ है। लेकिन यार मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उनके टीचरों को बोलूँगी, इरफत के टीचरों को, कि भाई इसको आप रेगुलर रखो यहाँ पे, बाकी मैं इसको जम्मू ले जाऊँगी, जब पेपर होंगे वापस आ जाएगी। वो भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। मैं गले से फंस गई हूँ। अब आप ही लोग बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसकी माँ को रोऊँ, मैं किसकी माँ को रोऊँ, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मजबूर हो गई हूँ यार। बाप की सुनूं, भाइयों की सुनूं, बहनों की सुनूं, अपनी सुनूं, किस कबर की सुनूं। अब यहाँ तो मुझे मौत आ जाए, मैं ही मर जाऊँ, ये खलासी ख़त्म हो जाए। यार पहले उसका था कि ये अपने हाथ से अपना खाना बना के खा लेना, तो वो बड़ी बात है वो। अब मैं कहती थी कि ये पढ़े, ये लिखे, ये कुछ बने। मुझे भी बड़ा शौक है कि मेरी बहन भी पढ़ लिख के कुछ बने। लेकिन ये जालिम भाइयों ने कुछ नहीं इसका होने देना है। अब वो छोटे वाला उल्लू का पट्टा मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। जो छोटा भाई है ना, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बड़े वाले को मैंने नहीं किया, जीजू को किया था। वो फिर बोलता है अब क्या करूं, वो जी आगे से आपके ड्रामा लगाया हुआ है उस औरत ने। अब उनको गालियां दे रही है, लड़ाई झगड़ा ये है वो है। यार वो लड़की एक छिपकली जैसी है, उसको एक तमाचा अगर पड़ा ना, मैं कहती हूँ बंदे का हाथ जो होता है ना, उसको अगर एक हाथ भर के पड़े ना, उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। मगर किसको बोलूं, मेरा भाई जो है ना, वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, एक नंबर का रामजादा है। वो उसके थल्ले लगा हुआ है, रन मुरीद बोलते ना, वो रन मुरीद बना हुआ है, जोरू का गुलाम है वो अपनी बीवी के पैरों के नीचे है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब अगर मैं गई घर तो मैंने भैया उस औरत को मारना है, मेरे से बहुत पड़ेंगी, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अब मैंने किया वो उधमपुर वाली बहन को फ़ोन। मैंने कहा यार तुम बदले में हो, तुमने अगर अपने सास ससुर से बदतमीजी नहीं की, अपने ननदों से नहीं की, किसी से नहीं की, तो एटलीस्ट अपने पति को बोल, तो तेरी बहन क्यों कर रही है मेरी बहन के साथ ऐसे। वो भी अपने पति की है, उसको भी अपनी बहन की कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बोला ना, सगे जो खून के रिश्ते हैं ना, वो उनका खून जो ना वो पतला हो गया, पानी हो गया है। एक छोटी लड़की जो उनकी नौकर लगी हुई है, उसका नहीं कुछ कर सकते, तो वो मेरा क्या करेंगे, या वो मेरे लिए क्या ही कर सकते हैं। मुझे एक ज़रा भी समझ में नहीं आ रही। मेरा दिमाग ना टेंशन से फट रहा है यार। प्लीज़ आप लोग ही कुछ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ। बाकी मेरी समझ से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इतना दुखी हूँ ना, मैं अपना दुख भी नहीं खोल के बता सकती। मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। अब अल्लाह से ही फरियाद है कि यार अब आप ही मदद करें, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बस की नहीं रही, मेरे बस की